बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। नीतीश कुमार का बतौर मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है। आज बुधवार को पहले उन्हें जेडीयू विधायक दल का नेता चुना जाएगा, फिर भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद राजग विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इस बीच मंगलवार को जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह की गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई 3 घंटे की मैराथन बैठक में मंत्रालयों के बंटवारे पर भी सहमति बन गई है। विधानसभा अध्यक्ष का पद पहले की तरह भाजपा के पास रहेगा। इस पद के लिए भाजपा के वरिष्ठतम विधायक प्रेम कुमार के नाम की चर्चा है। नीतीश को नेता चुने जाने के लिए बुलाई गई राजग विधायक दल की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। वहीं शपथ ग्रहण समारोह कल यानी गुरुवार को गांधी मैदान में होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का व्हाइट हाउस में जोरदार स्वागत किया। यह उनकी 2018 में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद पहली व्हाइट हाउस यात्रा है। ट्रंप ने सैन्य सम्मान, फ्लाईओवर और मरीन बैंड के साथ क्राउन प्रिंस का स्वागत किया। बता दें कि खशोगी की हत्या से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आया था, लेकिन 7 साल बाद संबंध सामान्य होते दिख रहे हैं। ट्रंप ने खशोगी मामले पर सवालों को टालते हुए कहा कि ऐसी बातें हो जाती हैं। उन्होंने क्राउन प्रिंस की मानवाधिकार सुधारों की भी तारीफ करी, हालांकि कोई उदाहरण नहीं दिया। भारत के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दुबई एयर शो के दौरान अपने यूएई समकक्ष मोहम्मद मुबारक अल माजरूई से मुलाकात करी। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग को लेकर अहम चर्चा की। इस दौरान संजय सेठ ने कहा कि भारत और यूएई को रक्षा क्षेत्र में संयुक्त शोध, मिलकर विकास और सह उत्पादन जैसी संभावनाओं को और बढ़ाना चाहिए। मंगलवार देर शाम को संजय सेठ ने डिफेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया विषय पर एक उद्योग गोल मेज बैठक की अध्यक्षता करी। इसमें भारत और दुनिया भर की 50 कंपनियों ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि भारत की रक्षा निर्माण क्षमता लगातार मजबूत हो रही है और देश में रक्षा क्षेत्र का बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। WHO ने टीबी उन्मूलन में भारत की प्रगति की सराहना करी, साथ ही कहा कि इसकी पहचान में लगने वाला समय कम हुआ है। मंगलवार को जारी एक बयान में WHO ने यह भी कहा कि भारत में टीबी से संबंधित मृत्यु दर में सुधार के संकेत मिले हैं। WHO की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 का हवाला देते हुए इस बयान में कहा गया है कि 2024 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में टीबी एक बड़ा बोझ बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 में लगभग 27 लाख टीबी मरीजों का अनुमान लगाया गया, जो क्षेत्र में सबसे अधिक है। हालांकि WHO ने कहा कि भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड ने बड़ी संख्या में मामलों की पहचान की है, जिससे डिटेक्शन गैप कम हुआ है। MBBS की पढ़ाई कर अल फलाह यूनिवर्सिटी से अप्रेंटिस कर रहे 2 डॉक्टरों ने बताया कि डॉक्टर उमर शुरू से ही बेहद कम क्लासेस लेता था। वो सप्ताह में 1 या 2 लेक्चर ही लेता और वो भी अधिकतम 15 से 20 मिनट में खत्म कर वापस अपने रूम में चला जाता था। इन्होंने बताया कि डॉक्टर उमर की ड्यूटी हमेशा इवनिंग या नाइट शिफ्ट में ही अस्पताल में लगाई जाती थी। उन्हें कभी भी मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी नहीं दी गई। ये शिफ्ट शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक और रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक वाली होती थी। डॉक्टरों ने बताया कि साल 2023 के दौरान लगभग 6 महीने के लिए डॉक्टर उमर अस्पताल से कहीं चला गया था। इस दौरान किसी को भी ये नहीं पता चला कि वो कहाँ गया है। लगभग 6 महीने बाद उसने अस्पताल लौटकर वापस से ड्यूटी ज्वाइन की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। मोदी सबसे पहले पुट्टपर्थी जाएंगे, जहां वे भगवान श्री सत्य साईं बाबा की महासमाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शहर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का एक सेट जारी करेंगे। इसके बाद वह दोपहर लगभग 1:30 बजे दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए कोयम्बटूर जाएंगे। इसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी के 50,000 से ज्यादा किसानों, वैज्ञानिकों, कृषि विशेषज्ञों और प्राकृतिक कृषि व्यवसायियों के भाग लेने की उम्मीद है। बता दें कि इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दक्षिणी राज्यों में टिकाऊ और रसायन मुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मंगलवार को अपनी पुरानी चुनौती से यू टर्न लेते हुए कुछ अलग अंदाज में एक नई चुनौती दोहराई। इस बार उन्होंने घोषणा की कि अगर एनडीए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने का अपना चुनावी वादा पूरा करता है, तो वह निश्चित रूप से राजनीति और बिहार दोनों छोड़ देंगे।
जब प्रशांत किशोर को उनकी चुनौती की याद दिलाई गई तो उन्होंने तर्क दिया कि इसमें एनडीए द्वारा 10,000 रुपए में वोट खरीदने की बात शामिल नहीं है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि अगर नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 60,000 से अधिक लाभार्थियों को 10,000 रुपए नहीं दिए होते तो पार्टी 25 सीट भी नहीं जीत पाती। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आज तुर्की जाएंगे ताकि युद्ध के बीच रूस के साथ बातचीत को फिर से शुरू किया जा सके। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी तुर्की में होंगे और वहां नियोजित वार्ता में शामिल होंगे। कल मंगलवार को स्पेन के दौरे पर गए ज़ेलेंस्की ने तुर्की में हुई बैठकों के बारे में कहा कि हम बातचीत को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं और हमने समाधान तैयार किए हैं जो हम अपने सहयोगियों के सामने पेश करेंगे। युद्ध की समाप्ति को और करीब लाने के लिए हर संभव प्रयास करना यूक्रेन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गौरतलब है कि जुलाई में इस्तांबुल में हुई मुलाकात के बाद से कीव और मॉस्को के बीच कोई आमने सामने की बातचीत नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों और पदोन्नति में अनियमितताओं के आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू करने की अनुमति मांगने वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी और कहा कि केंद्रीय एजेंसी इस मशीनरी का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई में क्यों कर रही है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 14 नवंबर को झारखंड उच्च न्यायालय के 23 सितंबर 2024 के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें सीबीआई को राज्य विधानसभा में नियुक्तियों और पदोन्नति में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया गया था। उत्तर भारत में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही शीतलहर का प्रभाव भी कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बिगड़ते मौसम का असर मैदानी राज्यों पर भी पड़ रहा है, जिससे दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में ठंड और बढ़ गई है। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही आंशिक तौर पर बादल छाए रहे। इस दौरान सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा भी छाया हुआ रहा। साथ ही सर्द हवाओं के कारण ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।